मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में के लेक्चर नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। खैर, हम एक बात बता दें, मेरी आवाज़ थोड़ी सी अभी डाउन चल रही है, तो हो सकता है आपको आवाज़ थोड़ा सा कम मिले, बट कंसेप्ट कम नहीं मिलेगा। कंसेप्ट जोरदार हमेशा से था और हमेशा से रहेगा इंशाल्लाह। क्लियर है एकदम बात? तो चलिए, पिछले लेक्चर में हम क्या पढ़े थे? डिस्कवरी ऑफ डीएनए में हम बोले थे सबसे पहले मिशर साहब आए थे 1869 में और उन्होंने एक एसिडिक मटेरियल सेल से निकाला था जिसको उन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया था क्योंकि न्यूक्लियस से निकला था। ये उन्होंने जो डीएनए निकाला वो इंटैक्ट नहीं था, टूटा हुआ था, इसलिए मिशर जो है उसके स्ट्रक्चर को स्टडी नहीं कर पाए। ठीक है, तो असर्शन कि उन्होंने स्टडी को असर्शन मिशर जो है डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी नहीं कर पाए, रीज़न कि डीएनए इंटैक्ट नहीं था। क्लियर है एकदम बात? दूसरी बात कि उसके बाद जो है विल्किंस एंड फ्रैंकलिन जो है आए, उन्होंने क्या किया? एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा लिया, मतलब सेल से जो है एक्सरे जब पास किया, डीएनए से जब एक्सरे पास किया, ठीक है ना, तो उनको एक फोटोग्राफिक फिल्म पर क्या मिला? डीएनए का कुछ स्ट्रक्चर ऑब्जर्व हुआ। ठीक है, पर वो पूरा स्ट्रक्चर जो है नहीं बता पाए, बस थोड़ा मोड़ा तस्वीर बन के रह गया। ठीक है एकदम बात। उसके बाद जो है चारगाफ आए। चारगाफ जो है बहुत सारे सोर्सेस से केमिकल जो है कंपोजिशन देखा डीएनए के अंदर, तो उन्होंने देखा कि जितना एडेनिन है उतना ही थाइमिन है और जितने साइटोसिन है उतने ही जो है ग्वानिन है। क्लियर है एकदम बात? यानी कि एडेनिन बाई थाइमिन इज इक्वल टू साइटोसिन बाई ग्वानिन, इसका रेशियो क्या होता है? 1 होता है। क्लियर है एकदम बात? बताइए जल्दी से। उसके बाद ये किनके डेटा को यूज़ करते हुए? ये मिशर के विल्किंस एंड फ्रैंकलिन के डेटा को यूज़ करते हुए, और विल्किन एंड फ्रैंकलिन के डेटा मतलब उनका जो तस्वीर, उन्होंने जो डीएनए की तस्वीर थोड़ी सी ऑब्जर्व की थी उसको इस्तेमाल करते हुए, और चारगाफ के वो केमिकल कंपोजिशन एडेनिन थाइमिन वाली बात को यूज़ करते हुए वॉटसन एंड क्रिक ने एक मॉडल दिया। ठीक है, कब दिया? 1953 में। अब हम उस मॉडल पर जा रहे हैं जिसका नाम है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। क्लियर है? तो आइए हम देखते हैं क्या चीज़, हमारा टॉपिक क्या होगा। डिस्कवरी ऑफ डीएनए में ही है हम। क्या होगा हमारा टॉपिक? वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल कब दिया गया था? 1953 में दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट डेट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है एकदम बात? अब बताइए वॉटसन एंड क्रिक मॉडल का मेन पॉइंट क्या था? तो सबसे पहले ये सर मॉडल दिया क्या था, बात पता चलेगा। पहले इतना समझिए, इसका एक सीधा सवाल आएगा कि इसका हॉलमार्क क्या था। हॉलमार्क का मतलब क्या होता है? मेन पॉइंट क्या था इनके मॉडल का? इनके मॉडल का मेन पॉइंट था कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। क्या था? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब क्या होता है ये समझिए। मान लीजिए एक डीएनए दिया हुआ है 5' से 3', ठीक है, 5' से 3'। अगर यहाँ दिया हुआ है A, यहाँ दिया है T, यहाँ दिया है G, यहाँ लिखा है C, यहाँ लिखा है C, यहाँ लिखा है G। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब होता है कि A के सामने हमेशा जब भी आके जुड़ेगा तो T ही जुड़ेगा, और T के सामने हमेशा A जुड़ेगा। इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, कि A के सामने हमेशा क्या जुड़ेगा? T जुड़ेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, और G के सामने हमेशा C जुड़ेगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। तो यानी कि G के सामने यहाँ C जुड़ेगा और C के सामने G, और C के सामने G और G के सामने C। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का मतलब होता है कि A के सामने हमेशा T जुड़ेगा और G के सामने हमेशा G जुड़ेगा। A T के कॉम्प्लीमेंट्री है, G C से कॉम्प्लीमेंट्री है। इतना बात क्लियर है? ये इनका मेन पॉइंट था। तो जाहिर सी बात है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से हम क्या बात बोल सकते हैं? इसका फ़ायदा क्या है? इस चीज़ का फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपको एक डीएनए के स्ट्रैंड का सीक्वेंस पता है, जैसे ये देखिए, एक डीएनए के स्ट्रैंड का सीक्वेंस आपको पता है अगर, तो आप डीएनए दूसरे स्ट्रैंड का भी जो है सीक्वेंस प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दूसरे स्ट्रैंड के भी सीक्वेंस को आप क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो हम इस बात को लिख देंगे कि इसका सबसे बेस्ट फायदा क्या है। इसका फायदा क्या है कि इफ सीक्वेंस ऑफ वन स्ट्रैंड इज नॉन, अगर आपको एक स्ट्रैंड पता है तो वी कैन प्रिडिक्ट, हम बता पाएंगे द सीक्वेंस ऑफ अदर डीएनए, सीक्वेंस ऑफ
अदर स्ट्रैंड के भी सीक्वेंस को हम बता पाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? ये बात होता है क्या चीज, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का। ठीक है, दम बात, कोई दिक्कत है जल्दी बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं सर। अच्छा एक और बात बताइए, एक और बात बताइए, एक और बात बताइए। क्या सर? अगर आपको ये पता है क्या चीज, एक डीएनए पता है 5-3-3-5-, ठीक है, आपको ये पता है कि इस तरीके से कुछ दिया हुआ है, ठीक है सर, तो आप जो है क्या डीएनए रेप्लिकेशन बता सकते हैं? सर डीएनए रेप्लिकेशन कैसे बताएंगे, सोचोगे ना। इस जो मॉडल दिया था ना इन्होंने, इससे हम डीएनए रेप्लिकेशन भी आसानी से बता पाएंगे। कैसे? सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, ये दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाते हैं। देखिए दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए, अलग हो गए। ये वाला स्ट्रैंड है 5 से 3 वाला, और ये वाला 3 से 5, ये वाला स्ट्रैंड है। सबसे पहला क्या होता है, ये स्ट्रैंड अलग हो जाता है, ये स्ट्रैंड अलग हो गया, ये अलग हो गया। इस स्ट्रैंड पे क्या था, ए था, टी था, जी था, टी था और सी था। और इस पे क्या था, इस पे था टी, ए, सी, ए, जी, ये था। ठीक है ना। सबसे पहले क्या हुआ, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, और इसके सामने क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से इस तरह आके जुड़ गया। और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से इसके सामने ये आके जुड़ गया। इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। यानी कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, वॉटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल दिया, जैसे हम कहते हैं डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स मॉडल, हम पढ़ेंगे इसको और डिटेल में। डबल हेलिक्स मॉडल, उसका हॉलमार्क क्या था, मेन पॉइंट क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। मतलब अगर आपको एक के स्ट्रैंड पता है तो आप दूसरा स्ट्रैंड को बता सकते हैं। और एक चीज आप बता सकते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता होगा। सबसे पहले स्ट्रैंड सेपरेट होता होगा, स्ट्रैंड क्या होता होगा, सेपरेट होता होगा, और उसी के कॉम्प्लीमेंट्री जो है न्यू स्ट्रैंड बन जाता होगा। तो ये क्या था, ये मेन डीएनए था, पेरेंट डीएनए था, और इससे क्या हुआ, आपका डॉटर डीएनए बन गया। यानी कि आप आसानी से डीएनए रेप्लिकेशन भी बता पा रहे हैं। किसकी वजह से, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है, इसलिए वी कैन टेल अबाउट प्रोसेस ऑफ, we can tell about how DNA replication occur, how DNA replication occur। आप ये भी बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये अलग हुआ ना, देखो ना, ये वाला अलग हो गया, ये वाला स्ट्रैंड, और ये वाला स्ट्रैंड अलग हो गया, देखो अलग हो गया। इसके कॉम्प्लीमेंट्री आ गया और इसके कॉम्प्लीमेंट्री आ गया, देखो क्या सेम बना, AT, देखो AT बना। अरे भाई AT बना कि नहीं बना? हाँ सर। देखो ये सारे क्या कॉपी बन गए? हाँ सर, कॉपी तो बन गया। तो ये फायदा था किस चीज़ का, ये फायदा था किस चीज़ का, वॉटसन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, सेलिएंट फीचर देखने जा रहे हैं, मेन पॉइंट देखने जा रहे हैं किस चीज़ का, डबल हेलिक्स मॉडल में क्या क्या बातें कही गई थी जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? एकदम आप ऑलरेडी जान रहे हैं, तब भी हम बताएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में यहाँ बात कर रहा है तो हम बताएंगे आपको। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? समझ रहे हो? बोलो जल्दी से। यानी कि आपको यहां पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, यहां क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है कि हम जो है सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हॉलमार्क in Watson and Crick model, in Watson and Crick model। सीधा सवाल आएगा, Watson and Crick मॉडल में क्या हॉलमार्क था? पहला ऑप्शन सप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, सप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। दूसरा ऑप्शन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। बताइए क्या आंसर होगा? सर ये क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ये आंसर होगा। ठीक है, यहां सीधा सीधा सवाल बनेगा, सीधा सीधा सवाल बनेगा।
ठीक है, आइए डबल डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बात करते हैं कि इसे क्या फीचर होते हैं। सबसे पहला बात, डबल हेलिक्स मॉडल, नाम पे ध्यान दीजिएगा। नाम पे ध्यान दीजिए, डीएनए में ऐसे दो धागे होते हैं इस तरीके से, एक स्ट्रैंड 5 से 3, दूसरा स्ट्रैंड 3 से 5, यानी कितने चेन होते हैं। पहला पॉइंट, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आपको दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे, तो जानते थे, हाँ एकदम जानते हैं। कितने चेन दिख रहे हैं, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन दिख रहे हैं, हाँ सर 2 दिख रहे हैं। बताइए यहां पर ये जो है अंदर क्या निकला रहता था, आप जान रहे हैं, जल्दी बोलिए सर। ये अंदर तो नाइट्रोजनस बेस होता था, हाँ। ये बैकबोन किसका बना होता था, बताइए जल्दी से, बैकबोन किसका बना होता था सर? शुगर फॉस्फेट का, हाँ। यानी कि बैकबोन जो है किसका बना है, शुगर एंड फॉस्फेट का। कोई दिक्कत है तो बताओ यार, अभी तक नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। हम बोल रहे हैं कि 2 स्ट्रैंड है, ठीक है। ये जो बैकबोन है किसका बना है, शुगर एंड फॉस्फेट का। और नाइट्रोजिनस बेस जो है कैसे हैं, प्रोजेक्ट इनवर्ड मतलब अंदर की तरफ है, प्रोजेक्ट इनवर्ड। कोई दिक्कत है तो जल्दी बताइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद दूसरी पॉइंट आप बताइए और क्या बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं कि डीएनए का स्ट्रैंड देखिए एंटी पैरेलल है, सही तो आप बता चुके हैं, हाँ। ये 5 से 3 है तो ये 3 से 5 है। कैसे होते हैं और क्या प्रॉपर्टी कि एंटी पैरेलल, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बोलिए, क्लियर है। तीसरा पॉइंट आप बताइए कि नाइट्रोजिनस बेस के में हमेशा ए के सामने क्या होता है, टी, और जी के सामने हमेशा क्या होता है, सी। यानी कि हमेशा हम बोलेंगे ए के सामने टी आता है और जी के सामने सी आता है। ए ऑलवेज कम इन फ्रंट ऑफ टी, सी गलती से बोल दिए थे, इन फ्रंट ऑफ टी। और कैसे और कितनी बॉन्ड बनाता है, एंड फॉर्म्स कितनी बॉन्ड बनाता है, जल्दी बोलिए, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और क्या बोलेंगे, जी हमेशा किसके सामने आता है, सी के। जी ऑलवेज कम्स इन फ्रंट ऑफ सी। एंड कितने बॉन्ड बनाता है, एंड फॉर्म्स कितने बॉन्ड बनाता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ट्रिपल बॉन्ड मत कहिएगा, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, पक्का। जल्दी बताइए, जल्दी फास्ट। तो यहां से क्या क्या क्वेश्चन जो है, अरे एंटी पैरेलल का मतलब समझ रहे हो ना, एक जो है 5 से 3 है, 5 से 3 है, तो दूसरा क्या होगा, 3 से 5 होगा। क्लियर है। यानी कि आप ये कह सकते हैं प्यूरीन हमेशा किसके सामने आता है, पिरिमिडीन के साथ। प्यूरीन हमेशा किसके सामने आता है, पिरिमिडीन के सामने। प्यूरीन हमेशा किसके सामने आता था, आप पढ़ा चुके हैं, हाँ पढ़ा चुके हैं मेरे भाई, तब भी क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है यहाँ पर, तो फिर बता दे रहे हैं, पिरिमिडीन। इसके वजह से क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रैंड कांस्टेंट रहता है, 2 नैनोमीटर। ये डिस्टेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्यों रहता है भाई, क्यों रहता है, बिकॉज प्यूरीन जो है हमेशा, प्यूरीन ऑलवेज कम्स इन फ्रंट ऑफ पिरिमिडीन। क्लियर है, जल्दी बताइए, बोलिए जल्दी से, कोई दिक्कत है, क्या, जल्दी फास्ट। कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी कि अभी तक आप क्या क्या पढ़ लिए, अभी तक आप ये पढ़ लिए हैं कि डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल जो कि वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, उसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फीचर। सबसे पहले 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना होगा। 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का मतलब होता है ये वाला यहाँ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और ये दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और ये हमेशा एंटी पैरेलल होंगे। ये 5' से 3' है तो ये 3' से 5' होगा, और ए के सामने हमेशा टी, जी के सामने हमेशा सी आता है। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड ए के टी के बीच बनता है और जी सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और प्यूरीन के सामने पिरिमिडीन आता है। इससे फायदा क्या होता है, डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। क्यों, क्योंकि एक अगर डबल रिंग है,
एक डबल रिंग है तो दूसरा सिंगल रिंग है, फिर यहाँ अगर डबल रिंग है तो यहाँ सिंगल रिंग है, तो इससे क्या होता है, डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है। क्लियर है कि नहीं, जल्दी बताओ, क्लियर है। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, पिच ऑफ द डीएनए डिफाइन करेंगे। पिच का मतलब क्या होता है, देखो एक सर्कल तुम समझ लो, सर्कल कहाँ गया, हाँ भाई आ गए लेके, देखो देखो ये जो है क्या चीज़ है, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि यहां से शुरू होकर, इस पॉइंट से शुरू होकर इसी पॉइंट पर ऐसे आके खत्म हो, देख लो बस। अगर ये ऐसे रहता तो एक सर्कल हो जाता, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये अगर ऐसे रहता तो ये सर्कल हो जाता, पर ये ऐसे ना रह के हम इसको नीचे थोड़ा खसका दिए, ऐसे कर दिए। दिस इज कॉल्ड वन पिच। क्या कहते हैं, वन पिच। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगर ये ऐसे रहता, ऐसे देखो, अगर ये ऐसे रहता तो ये होता वन सर्कल, ठीक। हम इसको यहां से शुरू किए, हम इसको यहीं पे लाके खत्म किए, बस हम क्या किए, थोड़ा नीचे कर दिए। इसे हम कहते हैं वन पिच ऑफ डीएनए। क्या कहते हैं, वन पिच ऑफ डीएनए। देखो एक यहाँ है और एक यहाँ है, एग्जैक्टली सेम नीचे है, इसे कहते हैं वन पिच ऑफ डीएनए। अगर ये यहाँ रहता तो सर्कल रहता, थोड़ा हम नीचे कर दिए, इसे पिच ऑफ द डीएनए कहेंगे। ये पिच ऑफ द डीएनए में, ये पिच ऑफ द डीएनए में ऐसे बहुत सारा होगा। ये पिच ऑफ द डीएनए में 10 बेस पेयर्स होते हैं, यानी कि एक पिच में मतलब यहां से लेकर यहां तक में 10 बेस पेयर होते हैं। तो और एक पिच में, इसकी एक पिच की लेंथ कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर। मतलब सर, मतलब ये कि यहां से यहां तक में जो पिच बना, इसकी लेंथ कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर, और इसमें 10 बेस पेयर हैं, यानी कि 10 बेस पेयर की दूरी है 3.4 नैनोमीटर। तो एक बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होगी, पूरे की यहां से लेके यहां तक में दूरी है कितना, 3.4 नैनोमीटर। यहां से लेके यहां तक में 3.4 नैनोमीटर, जिसमें 10 बेस पेयर हैं। तो एक बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होगी, 3.4 को हम, टोटल लेंथ को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो एक बेस पेयर के बीच की दूरी निकल जाएगी। दैट विल बी कितना, दैट विल बी 3.4, दैट विल बी 0.34 नैनोमीटर। इज इट वेरी वेरी क्लियर, इज इट वेरी वेरी क्लियर। यानी कि जो एक टर्न आपको दिखा यानी कि जो आपको एक टर्न दिखा, दैट वन टर्न इज कॉल्ड वन पिच, दैट वन टर्न इज कॉल्ड वन पिच। हम क्यों इतना समझाते हैं बेटा, अगर फील किए रहोगे ना चीज़ों को तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर चीज़ों को जल्दी जल्दी हड़बड़ाहट में पढ़े रहोगे ना तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया तो हमेशा यार उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करो ना, फील करो, विजुअलाइज करो बायोलॉजी को, रटो मत। मेरी बात समझ में आ रही, हो सकता है थोड़ा समय लगे, कोई बात नहीं है, पर विजुअलाइज करो चीजों को, कंसेप्ट को समझो। क्लियर है। तो एक टर्न ऑफ डीएनए को हम वन पिच ऑफ डीएनए कहते हैं। ये एक्सिस है, इस टर्न को वन पिच ऑफ डीएनए कहते हैं, जिसमें 10 बेस पेयर होता है। यानी कि ये जो वन पिच है, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे इस क्या कहते हैं डायग्राम में, इसलिए हम उसको हटा दिए। वन पिच मतलब वन टर्न, इसमें कितने होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं, ठीक है। और एक पिच का, एक टर्न का कितना लेंथ होता है, एक टर्न की लंबाई, मतलब फिर बना ही देते हैं, हटाओ यार, ये कितना होता है, ये लंबाई होता है 3.4 नैनोमीटर, जिसमें 10 बेस पेयर हैं। तो एक टर्न की लंबाई कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। यानी कि 10 बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी है, 10 बेस पेयर की बीच की दूरी है 3.4 नैनोमीटर। ये 10 बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी है, 3.4 नैनोमीटर। तो एक बेस पेयर के बीच की दूरी कितनी होगी, एक बेस पेयर की बीच की दूरी होगी कितना 0.34 नैनोमीटर,
ठीक है। एक बेस पेयर यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी कितनी होगी? 0.34 नैनोमीटर। क्लियर है? क्लियर है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। अब जो है ये ऐसा डीएनए क्यों है? मतलब क्या हुआ सर? मतलब ये कहने का मतलब है, ठीक है डीएनए ऐसा है, ऐसा को वैसे हम कहते क्या है? राइट हैंडेड कॉइल डीएनए। क्या कहते हैं? डीएनए हमारा कैसा है? हम इसको कहते हैं राइट हैंडेड कॉइल। पर सवाल ये आता है कि ऐसा ही डीएनए क्यों है? ऐसा ही डीएनए क्यों है भाई? ऐसा डीएनए क्यों है? ऐसा डीएनए इसलिए है, ऐसा डीएनए इसलिए है ताकि स्टेबिलिटी रह सके। डीएनए में जो स्टेबिलिटी आता है, सुनना ध्यान से, डीएनए में जो क्या आता है सर? स्टेबिलिटी आता है, वो दो कारणों से आता है। कितने कारणों से आता है? दो कारणों से। अगर डीएनए के दो कारणों से, पहला हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, दूसरा डीएनए के स्टैकिंग की वजह से, बेस पेयर के स्टैकिंग की वजह से। सर ये क्या मतलब है? देखो, अगर पहले तो सिंपल समझ लो, अगर जो है सीधा रहता डीएनए तो डीएनए जो है वो उतना बर्दाश्त नहीं होता, स्टेबल नहीं होता, टूट जाता। तो डीएनए को हम थोड़ा घुमाए इसलिए हुए हैं ताकि जो है एक एंगल पर रहे। ये एक बेस पेयर है, अगर सीधा होता तो दूसरा बेस पेयर ये होता, तीसरा बेस पेयर ये, चौथा बेस पेयर ये, पांचवा बेस पेयर ये, छठा बेस पेयर ये। अगर सीधा होता तो ऐसे होता। पर घूमे होने से फायदा क्या होता है कि बेस पेयर ऐसे कुछ एंगल पर रहते हैं। इस एंगल को, एंगल बिटवीन द बेस पेयर्स, इसे स्टैकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैकिंग कहते हैं, जो कि स्टेबिलिटी देता है। ये एंगल बिटवीन द बेस पेयर, पहला बेस पेयर ये, दूसरा बेस पेयर ये जो एंगल है बेस पेयर के बीच में, उसको हम स्टैकिंग कहते हैं। ठीक है दम बात? यानी कि हम क्या बोल रहे हैं? हम क्या बोल रहे हैं कि डीएनए को स्टेबिलिटी कौन देता है? हमने क्या बोला? ABCDE। स्टेबिलिटी डीएनए को कौन देता है? स्टेबिलिटी प्रोवाइडेड बाय कौन? पहला हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा स्टैकिंग ऑफ बेस पेयर, स्टैकिंग ऑफ बेस पेयर। बेस पेयर का जो स्टैकिंग है ना, उनके बीच में जो एंगल है, एंगल जो प्रेजेंट है, वो जो है क्या देता है? स्टेबिलिटी देता है। इसीलिए डीएनए जो है क्या होता है? एक एंगल पर जो है आपस में रहते हैं। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हैं? जल्दी बताइए, यहां तक बातें क्लियर हैं कि नहीं? क्लियर है? जल्दी बोलिए, पक्का? आगे बढ़ा जाए? सर एक बार रिवाइज करा दीजिए। देखिए, ये आपको इस पॉइंट में डाउट नहीं है सर, क्योंकि मतलब 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, बैकबोन और फॉस्फेट वाली बात। यहाँ क्या आपको इस पॉइंट में डाउट? एंटी पैरेलल वाली 3 से 5 प्राइम से 3, 3 से 5 वाली? नहीं है सर। ए के सामने टी, जी के सामने सी आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है सर। वन पिच का मतलब एक टर्न, एक टर्न का मतलब समझ में आ गया होगा। एक टर्न का मतलब, एक टर्न मतलब ये हमारा डीएनए है, देख लो 2 स्ट्रैंड है, ये हमारा डीएनए है। एक टर्न, डीएनए में ऐसा बहुत टर्न होगा भाई, डीएनए का एक पार्ट लिए हैं। ये जो एक टर्न है दैट इज कॉल्ड वन पिच ऑफ डीएनए। ठीक है, और इससे फायदा क्या होता है? ये जो बेस पेयर के बीच में एंगल होता है ना, बेस पेयर के बीच में कुछ एंगल बन जाता है, और ये एंगल ही क्या देता है? स्टेबिलिटी दे देता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या देता है? स्टेबिलिटी देता है। यानी कि सवाल हम यहाँ करेंगे, सवाल करेंगे यहाँ पर कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर स्टेबिलिटी टू द डीएनए डबल हेलिक्स। डीएनए के डबल हेलिक्स को स्टेबिलिटी कौन देता है? Which of the following provide stability to DNA helix structure? पहला ऑप्शन फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। दूसरा ऑप्शन स्टैकिंग ऑफ बेस पेयर। तीसरा ऑप्शन एच बॉन्ड। चौथा ऑप्शन बोथ BNC। बताइए जल्दी से क्या आंसर होगा? आंसर होगा बोथ BNC। स्टैकिंग जो है और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या देता है? स्टैकिंग और हाइड्रोजन बॉन्ड क्या देता है? स्टेबिलिटी देता है। ठीक है दम बात? आइए अब थोड़ा सा हम एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन तो करेंगे यार, क्वेश्चन बहुत करेंगे हम लोग।
सुनिए जल्दी बताइए, हम बोल रहे हैं, चलिए अब जो है हम यहाँ पर अगला जो है आगे बढ़ रहे हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और हम अब जो है थोड़ा सा हम एक अगले टॉपिक पे जा रहे हैं, दैट विल बी कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा। क्या कहेंगे? सेंट्रल डॉगमा। अभी तक हम क्या पढ़ लिए हैं? अभी तक हम वाटसन एंड क्रिक मॉडल पढ़ लिए हैं, डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का सेरिएंट फीचर पढ़ लिए हैं। अब ये जो है वाटसन एंड क्रिक भाई साहब बोले कि इतना कुछ जानने के बाद हम ये आसानी से बता पाएंगे, समझ पा रहे हो? अब हम ये आसानी से बता पाएंगे कि डीएनए किस तरीके से रेप्लिकेट होता होगा। समझ में आ रहा है? यानी कि अब जो है एक टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, ये सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा का मतलब क्या होता है? सेंट्रल डॉगमा का मतलब होता है ये एक तरीका होता है इंफॉर्मेशन के फ्लो करने का। मतलब अगर एक सेल से दूसरे सेल में, अगर एक सेल से दूसरा सेल बनता है या आपके सेल के अंदर जो भी काम चलता है, आपके सेल के अंदर जो भी प्रोटीन बनता है, तो उसके लिए इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा ना कि ऐसा प्रोटीन बनाओ, ऐसा प्रोटीन बनाओ, ऐसा मत बनाओ, ऐसा करो। तो सेल के अंदर इंफॉर्मेशन कैसे चलता है, सेल के अंदर इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसे होता है, ये इंफॉर्मेशन के फ्लो के तरीके को, ये इंफॉर्मेशन के फ्लो के तरीके को हम सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। सेंट्रल डॉगमा है क्या? ये एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइड सेल है। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या है? इनसाइड सेल। सेल के अंदर किस तरीके से इंफॉर्मेशन फ्लो करता है उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल डॉगमा। इनसाइड सेल है, जाहिर सी बात है लिविंग सेल। लिविंग सेल के अंदर जो है किस तरीके से इंफॉर्मेशन फ्लो करता है, दैट विल बी कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा। जैसे कैसे होता है सर, क्या मतलब है कहने का? जैसे तुम जानते होगे कि हमारे सेल के अंदर क्या होता है, हमारे सेल के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए जो है बाहर इस तरीके से आता है और यहाँ इसको पढ़ के कुछ प्रोटीन बनता है। यानी कहने का मतलब क्या है? डीएनए से आरएनए बना है ना, आरएनए से जो है डीएनए से क्या बना? आरएनए बना। आरएनए क्या हुआ? बाहर आया और बाहर जो है इंफॉर्मेशन को रीड करके प्रोटीन बनाया गया। यानी कि ये जो इंफॉर्मेशन का फ्लो करने तरीका है कि सबसे पहले डीएनए से आरएनए बना, स्पेशली बोले तो एमआरएनए बना, उसके बाद जो है क्या बना? एमआरएनए से क्या बना सर? इंफॉर्मेशन को रीड करके प्रोटीन बना। ये जो इंफॉर्मेशन के फ्लो होने का तरीका है इसे हम सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर। डीएनए से आरएनए का बनना इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए के इंफॉर्मेशन को पढ़कर, इस भाषा को पढ़कर हम जो है क्या कर रहे हैं? प्रोटीन बना रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं इस भाषा को। यानी भाषा मतलब ये जो न्यूक्लियोटाइड का भाषा था, इसको हम अमीनो एसिड के चेन के भाषा में कन्वर्ट किए, न्यूक्लियोटाइड के लैंग्वेज को अमीनो एसिड के लैंग्वेज में कन्वर्ट किए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। एमआरएनए से इंफॉर्मेशन पढ़ के प्रोटीन बनाना इस ट्रांसलेशन। और डीएनए से डीएनए बना देना, डीएनए से डीएनए बना देना, डीएनए से डीएनए बना देना, इसे हम कहते हैं क्या चीज? डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है दम बात? तो ये जो तरीका होता है इसे हम कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। तो यहीं पर एक स्टेटमेंट बोल देंगे, स्टेटमेंट 1, सेंट्रल डॉगमा is not possible in TMV। बताइए क्या सेंट्रल डॉगमा टीएमवी में होता है? आउटसाइड बॉडी, आउटसाइड होस्ट। जल्दी बोलिए, क्या होस्ट के बाहर या अंदर कुछ भी हो, क्या टीएमवी में सेंट्रल डॉगमा चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उसमें मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, रिएक्शन नहीं हो रहा है उसके बॉडी में। सॉरी, उसके बॉडी बोलना गलत है। तो उसके अंदर जो है ऐसा नहीं हो रहा है कि डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है बॉडी के बाहर। आउटसाइड होस्ट हम लिख देते हैं, क्लियर रहेगा। सर अंदर चल जाए तो, होस्ट के अंदर चल जाएगा तो होस्ट का मशीनरी यूज करेगा अपना, उसके पास कोई प्रोटीन बनाने वाला मशीनरी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल। यस, इट इज ट्रू। ठीक है दम बात? यहां पर सीधा जो है आपको क्या करेगा, ये लाइन ये हटा देगा, यहाँ ए लिख देगा, यहाँ बी लिख देगा, सी लिख देगा, बोलेगा भरिए ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आप इतना समझे कि सेंट्रल डॉगमा क्या है, इतना समझ में आया कि सेंट्रल डॉगमा क्या है।
हाँ सर इतना तो आ गया। अगर ये आ गया तो आप इतना बताइए कि डीएनए से डीएनए बनाना क्या होता है सर, रेप्लिकेशन। उसको थोड़ा सा हम और अच्छे से देख लेते हैं। अच्छा, डीएनए रेप्लिकेशन, ये डीएनए रेप्लिकेशन बताना बहुत आसान हो गया क्योंकि आपको कॉम्प्लीमेंट्री वाली बात पता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग वाली बात पता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग वाली बात क्या है भाई, पता है। ए के सामने हमेशा टी आता है, जी के सामने सी आता है, जी के सामने सी आता है, इस तरीके से टी के सामने ए आता है, ऐसा कुछ होता है। हाँ सर ये पता है हमको, अच्छे से पता है। तो सबसे पहले डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है, ये स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं। सर ये बात आप बता चुके हैं, आप ये बात क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। सबसे पहले क्या होता है, स्ट्रैंड सेपरेट होता है। 5' से 3' स्ट्रैंड सेपरेट हो गए, 3' से 5' स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। और यहाँ पर क्या था, ए जी सी टी, और यहाँ क्या था, टी सी जी टी। और इसी के कॉम्प्लीमेंट्री इस डीएनए के स्ट्रैंड को टेम्पलेट मानते हुए, टेम्पलेट मतलब इसी को जो है बेस लेते हुए, टेम्पलेट मानते हुए क्या किया है, एक नया इसी के कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना दिया गया। और ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग फॉलो होता है। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग फॉलो होता है। किसको टेम्पलेट माना है डीएनए रेप्लिकेशन होते वक्त, सबसे पहले डीएनए के स्ट्रैंड सेपरेट हुए, ये समझ में आया, यस सर। उसके बाद इसी के कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट मानते हुए, इसी को बेस मानते हुए हम इसके सामने न्यूक्लियोटाइड जोड़ें, इसी को बेस मानते हुए इसी के सामने न्यूक्लियोटाइड जोड़ें, इसी को आधार मानते हुए इसके सामने न्यूक्लियोटाइड जोड़ें। तो ये हमारा डीएनए जो है क्या किसके तरह काम किया, एक्ट एज टेम्पलेट की तरह काम किया है। तो इस समय जो एंजाइम काम आएगा तो उसे हम क्या कह देंगे, क्या हम इसको डीएनए पॉलीमरेज कहेंगे। जो एंजाइम ये काम करेगा, ये कौन करेगा, ये एंजाइम, ये कौन सा एंजाइम काम करेगा, डीएनए पॉलीमरेज काम करेगा। क्यों डीएनए पॉलीमरेज कर रहे हैं, क्योंकि डीएनए बनवा रहा है। और ये डीएनए किसको टेम्पलेट माना है, ये जो जब बना है तो टेम्पलेट किसको माना गया है सर, डीएनए को। तो इसका पूरा नाम क्या होगा डीएनए पॉलीमरेज का, जो क्या नाम होगा, जो डीएनए बनवाया उसे क्या नाम होगा, पूरा नाम होगा, फुल नेम क्या नाम होगा, डीएनए डिपेंडेंट, मतलब डीएनए को टेम्पलेट मानते हुए डीएनए पॉलीमरेज। ये ऐसा मतलब डीएनए पॉलीमरेज ऐसा एंजाइम है जो कि डीएनए बनवाया, डीएनए को ये टेम्पलेट मानते हुए। अच्छा, और एक बार बताओ, ये ट्रांसक्रिप्शन तुम समझते हो सर, ये वाला आप बात बताएं। हाँ, ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनना। मान ले भाई ये जो है एक सीक्वेंस है, ये एक डीएनए हम बना दिए हैं, इस तरीके से। ओके सर, ए टी जी सी सी जी टी ए। किसी एक स्ट्रैंड को यूज करते हुए, किसी एक स्ट्रैंड को बेस मानते हुए हम क्या बनते हैं, इस तरह से आरएनए बना देते हैं। इस तरह से हम क्या बना देते हैं, आरएनए बना देते हैं। किसी एक स्ट्रैंड को टेम्पलेट मानते हुए आरएनए बना देते हैं इस तरीके से। सर जैसे ए है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए है तो यहाँ पर ए के सामने टी आता है, हाँ तो यू लिखिए। सर क्यों, अरे आरएनए में टी नहीं होता। अच्छा, जी के सामने क्या होगा सर, सी के सामने क्या होगा तो जी, और टी के सामने क्या होगा यू। यानी कि किसी एक को ही हम जो है टेम्पलेट मानते हैं और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री हम mRNA बना देते हैं। ठीक है सर, तो इस एंजाइम को क्या कहेंगे, आरएनए बना रहा है तो क्या कहेंगे, आरएनए पॉलीमरेज। किसको टेम्पलेट माना है, किसको आधार माना है सर, डीएनए को। तो पूरा नाम क्या होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताइए। यस सर, एकदम क्लियर है। यानी कि आपको क्या क्या समझ में आना चाहिए अभी तक आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम सेंट्रल डॉगमा पढ़ रहे हैं। सेंट्रल डॉगमा का मतलब होता है कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन फ्लो करता है किसी एक लिविंग सेल के अंदर। सबसे पहले डीएनए से आप आरएनए बनाते हैं, आरएनए से प्रोटीन बनवाते हैं। डीएनए से आरएनए बनाने की प्रोसेस को
हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से एमआरएनए से प्रोटीन बनाने को ट्रांसलेशन कहते हैं। कई बार डीएनए से डीएनए बनाते हैं जिसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। तो रेप्लिकेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो होता क्या है कि सबसे पहले टेम्पलेट अलग होते हैं, और इस डीएनए के स्ट्रैंड्स को टेम्पलेट मानते हुए हम यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड जोड़ देते हैं। स्ट्रैंड को टेम्पलेट मानते हुए न्यूक्लियोटाइड जोड़ देते हैं। यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है इस डीएनए बनाने में, डीएनए पॉलीमरेज। किसको टेम्पलेट माना है? डीएनए को। पूरा नाम क्या हो जाएगा? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। कई बार हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं, एमआरएनए। तो कैसे होता है? कोई एक स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह काम करता है और इसके कॉम्प्लीमेंट्री हम आरएनए बना लेते हैं। तो एंजाइम का नाम क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज। किसको आप टेम्पलेट माने? इस डीएनए को। पूरा नाम क्या हो जाएगा? डीएनए पर निर्भर डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इज इट वेरी वेरी क्लियर? बोलेंगे जल्दी से, पक्का? अब जो है कई बार हम लोग कुछ वायरस देखे ऐसा जो इसमें क्या होता है, वो आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। अच्छा, तो हमारे अंदर आके पहले वो आरएनए उसका जेनेटिक मटेरियल होता है। कई बार हम क्या देखें कि कई वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, यानी कि उसमें वो अगर हमको इन्फेक्ट करता है तो क्या होगा? वो अगर हमारे को इन्फेक्ट करता है, एचआईवी पड़े होंगे, हमारे को क्या इन्फेक्ट करता है? वो आरएनए से डीएनए कई बार जो है बनता है। तो इसे हम कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ सेंट्रल डॉगमा। मॉडिफिकेशन ऑफ सेंट्रल डॉगमा का मतलब क्या है कि डीएनए से आरएनए बनना, ये तो सेंट्रल डॉगमा है। आरएनए से डीएनए, कुछ वायरस आरएनए से डीएनए बनवाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या चीज? मॉडिफिकेशन ऑफ सेंट्रल डॉगमा। क्या कहते हैं? मॉडिफिकेशन ऑफ सेंट्रल डॉगमा। क्योंकि सेंट्रल डॉगमा तो कहता है डीएनए से आरएनए बनता है, हाँ सर, पर ये क्या होता है? कई वायरस क्या करते हैं? उनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है, हाँ सर। जैसे एचआईवी, हाँ मटेरियल है। जैसे तुम क्या कहोगे? एचआईवी जब इंटर करता था, याद करो, एचआईवी जब इंटर करता था हमारे बॉडी के ऊपर, एचआईवी आरएनए है, हाँ सर। ये आरएनए वायरस है, जी सर। ये हमारे आता था अंदर, आरएनए लेके आया था, और हमारे सेल जो है सबसे पहले ये क्या करता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से, नहीं समझे यार, हमको फील ही नहीं आया, हमको नहीं लगा तुम समझे। देखो, हम कह रहे हैं कि सेल के अंदर क्या चलता है? सेल के अंदर चलता है सेंट्रल डॉगमा, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनाना। पर ये तो आरएनए लेके आया है, तो क्या आप आरएनए से और आरएनए बन पाएगा मेरे सेल के अंदर? नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा सेल जो है डीएनए से बहुत सारा आरएनए बनाता है। तो सबसे पहले ये वायरस क्या करेगा? अपने आरएनए से डीएनए बनवा देगा। अब जो है आरएनए से डीएनए बनवा दिया, अब ये हमारे मेन जेनेटिक मटेरियल से जोड़ देगा, फिर डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बनेगा। मतलब ये वायरस को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ये अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करेगा, ठीक। अब ये जो है डीएनए कन्वर्ट करके देन आगे का प्रोसेस होगा। यानी क्या उल्टा किया है? क्या ये आरएनए से डीएनए बनाया है? हाँ सर, इसे कहते हैं रिवर्स किया है। किसका? ट्रांसक्रिप्शन का। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरएनए से डीएनए बना लेना। तो यहां कौन सा एंजाइम लगेगा? डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए बनाने वाला एंजाइम। किसको टेम्पलेट यूज किया है? आरएनए को। तो क्या नाम होगा? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो सवाल इन रेट्रोवायरस मतलब आरएनए वायरस, इन रेट्रोवायरस डैश एंजाइम इज प्रेजेंट। पहला ऑप्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, अरे यार क्यों स्पेलिंग गड़बड़ हो रहा है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दूसरा क्या बोलें?
क्या बोले भाई, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तीसरा आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। चौथा बोथ एएनसी। सुनो, रेट्रोवायरस मतलब आरएनए से ये डीएनए बनवाता है, यानी कि यहाँ डीएनए बनवाया तो डीएनए पॉलीमरेज लगेगा कि नहीं लगेगा। क्या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया तो हम इस एंजाइम को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कह सकते हैं? हाँ सर कह सकते हैं। तो क्या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होगा? हाँ होगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए इस एंजाइम को क्या नाम दूं? इस एंजाइम को नाम दूंगा मैं क्या, डीएनए पॉलीमरेज, जो कि आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट, आरएनए पर निर्भर डीएनए पॉलीमरेज। ठीक, टेम्पलेट क्या यूज कर रहे हैं उसका नाम आता है। तो टेम्पलेट आरएनए है, तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यहां दोबारा देखो आरएनए बना रहे हैं तो सर आरएनए पॉलीमरेज, यहां से यहां जा रहे आरएनए बना रहे हैं तो एंजाइम का नाम आरएनए पॉलीमरेज। टेम्पलेट क्या है? डीएनए, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। समझ में आ रहा है? एक बार और समझ लो। देखो डीएनए से आरएनए बनाना क्या हुआ सर? ट्रांसक्रिप्शन हुआ। एंजाइम का नाम आरएनए बना रहे हैं तो आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज की क्या टेम्पलेट है? डीएनए, तो पूरा नाम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। अगर यही काम उल्टा कर दें, ऐसे हम आरएनए से कहाँ बना दें, यहाँ लिख दें कि यहाँ लिख दें, समझ जाओगे। जैसे यहाँ देखो आरएनए से डीएनए बना देना, तो आरएनए से डीएनए बना देना मतलब आप क्या बनाए हैं? डीएनए बनाए हैं, तो डीएनए पॉलीमरेज। टेम्पलेट क्या है? आरएनए, तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यानी कि ट्रांसक्रिप्शन में, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए बन रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए बन रहा है तो कौन सा एंजाइम चाहिए? डीएनए पॉलीमरेज। क्लियर है? यस सर क्लियर है। चलिए तो आंसर क्या होगा? बोथ BANC, बोथ ANC। क्लियर है? तो टेम्पलेट क्या काम कर रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पलेट क्या काम कर रहा है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी बताइए। चलिए आगे एक सवाल देखते हैं, एक बार सवाल देखते हैं। सवाल इस तरीके से हम बोल देते हैं, ये हमारा डीएनए है, इससे mRNA बना है। एंजाइम का नाम सही क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। दूसरा आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तीसरा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। चौथा बोथ ANC। देखो इसका बनाना, आरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, सही बात है। किसको टेम्पलेट माने हैं? डीएनए को, तो हम बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। जो टेम्पलेट मानेंगे उसी का नाम आएगा। तो आंसर क्या होगा? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। यस, तो आंसर क्या होगा? बोथ ANC। क्लियर है? जल्दी बताइए। अब हम इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई कर देंगे और ऐसे कर देंगे। आप बताइए क्या आंसर होगा? जल्दी बोलिए, बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी बताइए। सबसे पहले क्या बना रहे हैं सर? डीएनए, तो हम कहेंगे डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। यस, डीएनए पॉलीमरेज चाहिए। और टेम्पलेट क्या है हमारा? आरएनए, तो आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो ये आंसर होगा, बोथ A एंड B आंसर होगा। पक्का? जल्दी बताइए। क्लियर है? तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।